क्योंकि आज तक मैं जितने भी सक्सेसफुल लोगों को मिला हूँ ना, ये एक्सीडेंट नहीं है, उसके पास कोई सर्टन चीज़ है, यही वजह से वो बंदा यहाँ पहुँचा है। पैसा है ना, वो प्रोसेस में ही है। पैसा कभी सिंपली में है ही नहीं। डिसीजन नहीं लेना वो भी एक डिसीजन है। मतलब फेल्यूर गिरने में नहीं है, वहाँ पड़े रहने में है। कि सामने वाला बोले कैसे हो, उसके पहले आपको बोल देने का कैसे हो। आपको संडे पसंद नहीं है तो आप दोस्त बदल दो, आपको मंडे पसंद नहीं है तो बिजनेस बदल दो। मैक्सिमम लोग पूरे टाइम में अपनी बैलेंस शीट नहीं देख सकते। सो वेलकम मिलन अंकल। एंड एक बहुत अच्छी फीलिंग है कि इतने शहर के जो बड़े रिनाउंड जेनम कंपनी के ओनर के साथ बैठ के कॉन्वर्जेशन में शेयर कर पा रहा हूँ। तो आप स्टॉक मार्केट में है जहाँ पे रिस्क कभी कभार बहुत ज्यादा होता है, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं बिटवीन अ गट फीलिंग एंड अ डेटा एनालिटिकल सिचुएशन? कहीं पे आप वेल इन्फॉर्म्ड है और कहीं पे आप गट कुछ और कह रहा है। ऐसे टाइम पे आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अगर स्टेक्स बहुत हाई है? देखो, हम हमारी साइड से तो बहुत क्लियर है कि डेटा ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके। गट फीलिंग की यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि फीलिंग से काम नहीं होता है। हमको लगता है कि बाज़ार यहाँ से रिकवर हो जाएगा, या लगता है यहाँ से टूट जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। या ये क्लाइंट्स का पैसा आ ही जाएगा या उसका नहीं आएगा, उसका भी कोई मतलब नहीं है। बेस्ट यही है कि जो क्लाइंट्स के पास जो कैपेसिटी होती है वो पैसा देता है। जब भी, स्पेशली जब फंडिंग के टाइम में, क्योंकि हमने किसी को फंडिंग दिया है तो उनको पैसा टाइम पे देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दे पा रहा है तो उस टाइम कोई फीलिंग काम की नहीं है। तो हमको जो भी रिस्क मैनेजमेंट पे जो भी करना पड़ेगा हम वो करेंगे, इंडियन काम डेटा से होगा। क्योंकि वो फंडामेंटल डेटा से ही होता है। आपके करियर में डिड यू मेक अ मिस्टेक दैट कॉस्टेड यू अ लॉट बट आपने उसमें से कुछ सीखा हो, ऐसा? देखो, ये लाइफ में हमेशा होता है, सभी के साथ होता होगा। हमने हमारी लाइफ में स्टार्टिंग में 2006 में हमने एक प्रोडक्ट पे काम किया था। निफ्टी में हम ट्रेडिंग कर रहे थे और उसमें हमने लोगों से पैसा लिया था और हम काम करते थे। और हमारा कोई गारंटी नहीं था। हमने कस्टमर को कन्विंस किया था कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप इन्वेस्ट करिए, और हमने ये किया था। और वो सिचुएशन में बहुत पैसा क्लाइंट्स का मतलब निकल गया था, बहुत कम पैसा बचा था। तो वो पेन हमने हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, और मुझे लगता है कि हमने यहीं से सीखा है। जब ये शायद मेरी लाइफ का ये टर्न अराउंड है। उसके बाद हमने ये काम कभी नहीं किया जो हमने पहले किया था। तो उससे हमारा नाम बिगड़ा उस टाइम, हमारी रेपुटेशन पे इम्पेक्ट आई, हमको मेंटली फिज़िकली बहुत स्ट्रेस रहा। पर आफ्टर दिस इवेंट हमने ये समझ लिया कि भैया हम ब्रोकर हैं, हमारा काम ब्रोकिंग का है, तो हमको उस पर फोकस करना चाहिए कि हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। हमको भाई क्लाइंट को हम कमा के दे या क्लाइंट से ये काम करवाए, उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बस जिस दिन से हमने ये समझा, फिर हमारी जर्नी की पूरी स्पीड और डायरेक्शन बदल गई। आपका जो कोर है वो पकड़ के रखा है, हर जगह हाथ नहीं मारना है। Exactly. ऐसे इंडस्ट्री और ऐसे करियर में हाउ डू यू मैनेज इमोशन एंड ग्रीड? देखो, एक सिचुएशन है कि ये मार्केट में बहुत बार ऐसा फील आता है कि भाई ये यहाँ पे काम कर लेना चाहिए, नहीं दिक्कत आएगा, क्योंकि ये सिचुएशन आती है, या ये पैसा मिलना ही चाहिए, या बहुत मिल गया। पर मुझे लगता है कि कोई भी काम ढंग से ही करना चाहिए, स्ट्रक्चर से ही करना चाहिए, डिसिप्लिन से ही करना चाहिए। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मेरा पर्पस क्या है कि मुझे ये मार्केट से पैसा कमाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई ऐसा बनिया में काम करो कि 100 रुपये का चीज़ 140 में बेच दो, तो ये सही नहीं है। क्योंकि ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे पैसा लगेगा तब लगेगा। तो यहाँ पे वही बंदा टिकेगा जो अच्छा प्रॉफिट पे रुकेगा। जो बंदा प्रॉफिट बुक करता जाएगा ना, वो ये सिचुएशन में मर जाएगा, जैसे अभी हुआ है। लास्ट 6 मंथ्स में 3-4 महीने में मार्केट बहुत टूटा है। तो अगर आपने 100 रुपया माल 120-130 में बेच दिया तो ये तो फिर नहीं चलने वाला है, क्योंकि अभी 50 रुपया डाउन है, तो अब वो लॉस कवर ही नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट रास्ता यही है कि आप प्रॉफिट में लंबे टिकिए।
अगर आप लॉस बुक कर नहीं कर सकते हो तो आपको प्रॉफिट भी बुक नहीं करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगता है वो ये है कि अगर दुनिया बोलती है कि ये बंदा ग्रीडी है तो मैं ग्रीडी हूँ, पर मेरा पर्पस क्या है वो इम्पोर्टेंट। वो शेयर बेच के मुझे कोई और शेयर लेना है तो जो मैंने लिया है वही सही है, तो मुझे प्रॉफिट क्यों बुक करना है? क्योंकि एक चीज़ बहुत क्लियर है कि प्राइस इज़ गॉड। प्राइस बढ़ी है तो वो स्टॉक्स में कुछ है, कोई चीज़ नहीं बढ़ा है तो वो स्टॉक्स में कुछ है, तो प्राइस इज़ गॉड। तो ये और इमोशंस देखो, इमोशंस आदमी को सुबह जब घर से निकले थे तभी तेज़ी के साथ निकले थे, और 12 बजे तो वो मंदी में आ जाता है, क्योंकि इमोशंस काम करता है। लगता है कि नहीं यहाँ से सब टूट जाएगा। तो ये इमोशंस की गेम नहीं है। आप कोई इन्वेस्टर हो तो आप इन्वेस्टर ही रहो, बस दैट्स इट। आपने जब स्टार्ट किया था आपका करियर, तब आपका सक्सेस का क्या पर्सपेक्टिव था, और आज जब आप इतना कुछ अचीव कर चुके हो तो अब आपका सक्सेस का पर्सपेक्टिव क्या है? देखो एक चीज़ है कि जो हमने एक्सपीरियंस की है कि देखो काम बहुत लोग करते हैं, तो हमने भी किया। जब मैं सब ब्रोकर था और सूरत में बहुत लोग सब ब्रोकर थे, पर सभी ने तो ये नहीं सोचा कि मेंबरशिप लेके काम करते। हमने ये सोचा और हमने ये काम किया और हमको सक्सेस मिला बाय मल्टीपल रीज़न। और ऐसे बहुत लोग हैं जिसने बहुत एफर्ट्स डाला पर वो नहीं ले पाए। हमको नहीं पता है कि इसमें क्या फैक्टर काम कर रहे हैं, पर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि नॉर्मली हमें डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना है, कि हमको सक्सेस चाहिए कि फेल्यूर चाहिए। उस टाइम भी वो सिचुएशन थी कि भाई बहुत माथापच्ची है, आप ये क्यों कर रहे हो। एज अ सब ब्रोकर मेरी लाइफ बहुत कंफर्टेबल थी, पर मैं बहुत ही क्लियर था कि भाई पैसा है ना, वो प्रोसेस में ही है। पैसा कभी सिंपली में है ही नहीं। आप प्रोसेस नहीं करोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एज अ आपकी एज में आपके पास बहुत से ऑप्शंस थे, आप वो सब एंजॉय कर सकते थे, पर आपने ये सोचा कि नहीं मैं ये करता हूँ। तो दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो ये काम करते हैं या ऐसे डिसीजन लेते हैं, और ये पेनफुल है, इतना इजी नहीं है। जो काम कर रहे हो इतना इजी नहीं है, बहुत पर sacrifice। उसके बावजूद यू आर डूइंग कि आपको लगता है कि भाई क्योंकि पैसा कंफर्ट में है ही नहीं, आपको कंफर्ट से बाहर निकलना ही पड़ेगा और वही उसी को रिजल्ट मिलेगा। अभी ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदे को रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कंफर्ट में नहीं है। क्योंकि देखो विराट कोहली एक है या अरिजीत एक है, पर हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं जो अरिजीत या विराट बनना चाहते हैं। तो हर एक के बस की ये बात ही नहीं है, पर फिर भी अपने हाथ में क्या है, मुझे लगता है वो सबसे इम्पोर्टेंट। मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में एफर्ट से तो डालने चाहिए। और सक्सेस का तो कैसा है, फिर वो आता है, फिर एक बार पैसा आता है, फिर पता नहीं पैसे में एक पावर है, पैसा होशियारी भी बहुत देता है। पैसा आने के बाद लोग बातें भी ऐसे करते हैं कि जैसे बहुत होशियार हो गए। तो ये हो सकता है शायद पैसे का भी पावर होगा। एक ऐसा कोई रिस्क जो लोग ओवरलुक करते हैं, ध्यान नहीं देते, जो कॉमन है लाइफ में भी और मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट। देखो एक चीज़ जो मुझे लगता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है शायद, वो है कि डिसीज़न नहीं लेना, वो भी एक डिसीज़न है। हमने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो लाइफ में डिसीज़न नहीं लेते। समझो जॉब है, अभी बहुत टाइम से सोचा है कि जॉब छोड़ के बिजनेस करना है, पर डिसीज़न नहीं लेते। तो आप डिसीज़न नहीं लेते हो ना, वो भी एक डिसीज़न है। उसकी कॉस्ट चालू है, उसका इम्पैक्ट चालू है। तो कई बार हमने ऐसे बहुत लोग देखे हैं कि चलना करेंगे, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, और उसकी कॉस्ट चालू है। तो मुझे लगता है कि लाइफ में ये रिस्क सभी को लेना चाहिए सबसे पहले। दूसरा, मैं ये मानता हूँ और मुझे लगता है कि हर एक लोगों की लाइफ में ऐसा होता है। जैसे मेरी लाइफ में 3-4 सेंटेंसेस है जो लाइफ चलाती है, ऐसे आपकी लाइफ में भी होंगे जो आपकी लाइफ चलाती होगी। तो मेरी लाइफ में 2 सेंटेंस है जो मैं हमेशा कोट करता हूँ कि भाई मतलब निष्फलता मतलब फेल्यूर गिरने में नहीं है, वहाँ पड़े रहने में है। बाकी कोई भी बंदा फेल्यूर तो गिरेगा तो गारंटी है, पर कौन जल्दी उठ के बाहर आ जाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा टेकिंग नो रिस्क इज़ वेरी बिग रिस्क, ये भी एक मेरी लाइफ का फंडा है, और मैंने देखा है कि मेरी लाइफ में ये हमेशा चला रहा है। तो ये होता है कि लोग नॉर्मली रिस्क नहीं लेते। और दूसरा ये भी होता है कि लोग नॉर्मली जो भी काम करते हैं ना, उसकी क्या होगा उसका, उस पर इतना फोकस नहीं करते। आज हमको लगता है कि भाई इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत अच्छा टाइम है, तो 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया,
अभी आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये 1 करोड़ कल 70 लैक्स भी हो सकता है और 2 करोड़ भी हो सकता है। तो अगर 70 लैक्स होता है तो बेरेबल है। आप 30 लाख का लॉस बेयर कर पाओगे? ऐसा आप ऐसा सोचोगे नहीं अभी मैं आज से खाना नहीं खाऊँगा, 30 लाख रुपया गया मैं नहीं खाऊँगा, तो आप 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं करिए। तो आप वो देखिए कि ये पैसा अगर गया तो मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आने वाला है, वो इम्पैक्ट बेरेबल है। बस तो आप जितना बेयर कर पाओ ना इतना इन्वेस्ट करो। और आप ये काउंट करो, आप कोई भी आप रिलायंस बाय करोगे वो भी 30% टूट सकता है, या कोई भी स्टॉक्स 30% टूट सकता है। तो आपको बेयर आप कर पाओगे, ये आप बेरेबल है, इतना ही इन्वेस्ट करिए या इतना ही ट्रेड करिए। तो आप कभी भी ट्रेड करो या इन्वेस्टमेंट करो, आप लॉस गिनिए जो नॉर्मली लोग नहीं गिनते। एक बार काउंट करिए, क्योंकि दुनिया जो बंदा बेचने आएगा वो आपको कभी बताएगा ही नहीं कि 30% बाजार टूट सकता है। या कोई ट्रेडिंग करता है तो आप वो बताएगा कि नहीं कि भैया जितना मार्जिन है ना इतना लॉस आ सकता है। आपको ये काउंट करना पड़ेगा या करना चाहिए, उसके बाद ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो ही 100% करो, पर एक काउंट करके करो कि अगर आप 10 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो वो कल 7 करोड़ होने वाले या 6.5 करोड़ होने वाले हैं, तो आपको चलेगा तो ही करिए, नहीं चलेगा तो नहीं करिए इतना पैसा। तो ये मुझे लगता है कि लोग ये काउंट नहीं करते। लोग, मैंने देखा है कि बहुत मैक्सिमम लोग पूरे टाइम में अपनी बैलेंस शीट नहीं देख सकते, देखते ही नहीं, ट्राई नहीं करते। जब अच्छा होगा तभी देख लूँगा, आज नहीं देखना है। मुझे लगता है ये करना ही चाहिए। आपको हर एक पीरियड में आपकी बैलेंस शीट ट्रैक करना चाहिए। और बैलेंस शीट का सिंपल है, ज़रूरी नहीं है आप लिस्टेड कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड, आप इंडिविजुअल बैलेंस शीट का सिंपल मीनिंग, भाई आपके पास क्या पड़ा है, क्या इन्वेस्टमेंट है, कल की डेट में क्या होगा, ये काउंट करना है। सो सिंपल, पर आपको गिनना चाहिए। जो बहुत डिफिकल्ट, बहुत पेनफुल होता है, पर आपको गिनना ही चाहिए। ऐसी कौन सी एक स्किल होगी अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस जिसने आपको आपके करियर में ग्रो करने में हेल्प की? देखो, मेरे केस में मुझे लगता है कि रिलेशनशिप एक शायद मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी, या नॉट ओनली रिलेशनशिप, पर मैं डे 1 से, मतलब सालों से, जब मैं आपकी एज का था ना, तब से मैं बहुत क्लियर था कि जो लोग पैसे वाले हैं ना, ये एक्सीडेंट नहीं है। वो यहाँ पहुँचा है ना, ये एक्सीडेंट नहीं है। उसके पास सर्टन स्ट्रेंथ है और यही वजह से ये बंदा यहाँ पहुँचा है। तो मैं कैसे उसको कनेक्ट करूँ? सबसे पहले मुझे कभी भी कोई भी पैसे वाले से मिलने से डर नहीं लगा है, कभी भी नहीं लगा। इनफैक्ट मैं ट्राई करता था कि मैं ट्राई करूँ कि मैं वो बंदों से मिले। मैं कोई पार्टीज़ में जाता हूँ या शादी में जाता हूँ तो मैं ढूंढता हूँ कि कौन लोग हैं जिसको मुझे मिलना है, तो मैं उससे कनेक्ट कर पाता हूँ। मैं उनसे बात करता हूँ, उसको मिलता हूँ, उसको 4 बार बुलाता हूँ, उसको ट्राई करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ उसको शेयर करता हूँ। हो सकता है कि कल वो मुझे एज अ क्लाइंट, मतलब मैं एज अ बिज़नेस उससे कनेक्ट कर पाऊँ। तो मैं ये हमेशा ट्राई करता हूँ। मेरे लिए लोगों को मिलना, मुझे समवन किसी ने सिखाया था कि सामने वाला बोले कैसे हो, उसके पहले आपको बोल देने का कैसे हो। तो ये मेरी लाइफ की जर्नी रही है कि मैं हमेशा लोगों को मिलता हूँ, बुलाता हूँ, उससे पूछता हूँ, उससे 4 चीज़ ट्राई करता हूँ सीखने की, तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती है। क्योंकि आज तक मैं जितने भी सक्सेसफुल लोगों को मिला हूँ ना, ये एक्सीडेंट नहीं है, उसके पास कोई सर्टन चीज़ है, यही वजह से वो बंदा यहाँ पहुँचा है। ऐसा कुछ आपको लगता है स्पेसिफिक फाइनेंस नॉलेज जो आज एजुकेशन में नहीं कराया जाता लेकिन हर व्यक्ति को इसके बारे में मालूम होना चाहिए? देखो, एक चीज़ है कि सबसे पहले तो बहुत लोग, मतलब अपनी पढ़ाई में जो आता है वो काम का ही, ऐसा नहीं कि वो नहीं काम का है, पर ऐसी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद पढ़ाई में नहीं आती है पर रियल लाइफ में बहुत काम की है। जैसे समझो, फंड एलोकेशन का एक क्लियर फंडा है कि आपके पास जो भी पैसा है उसका डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आपका प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपका इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि दोनों की साइकिल होती है। आज इक्विटी चलेगी, कल प्रॉपर्टी चलेगी, तो आपके पास दोनों होना चाहिए। अभी 10 साल से प्रॉपर्टी ने रिजल्ट नहीं दिया है, इक्विटी कमा के दे रही है, अभी हो सकता है प्रॉपर्टी भी कमाना शुरू करे, तो आपके पास दोनों होना चाहिए। आपका बिजनेस को कॉम्प्रोमाइज़ न करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर ऐसी बहुत सी, जैसे आप फंडिंग पे, ब्याज पे पैसे ला के इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता है कि पढ़ाई में ये सिखाते कि नहीं, पर जनरल लाइफ में ये पता होना चाहिए कि मैं ब्याज पे ला के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके बहुत से रीज़न हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे मैं एक चीज़ मानता हूँ कि
हर एक बंदे का टर्म प्लान होना ही चाहिए। मैं बहुत ही क्लियर हूँ कि इंश्योरेंस में कभी भी वो स्कीम कोई काम की नहीं है जो मुझे ज़िंदा पैसा दे कि भैया आपको 10 साल के बाद ये मिलेगा, बाद में ये मिलेगा। वो मेरे हिसाब से कोई काम इंश्योरेंस में, वर्ल्ड में इंश्योरेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो मेरे मरने के बाद पैसा देगा। तो मुझे लगता है वहाँ फिर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करनी चाहिए, वहाँ टर्म प्लान ही लेना चाहिए। मैं अगर हूँ तो मुझे कोई चैलेंज नहीं है, मैं नहीं हूँ तो मेरी फैमिली को, हम बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि भी बच्चों का इंश्योरेंस ले लेते हैं जो कोई काम का ही नहीं है। बच्चा नहीं होगा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप नहीं होगे तो बच्चे को या वाइफ को फ़र्क पड़ेगा। तो घर में जो बंदे पैसे कमाते हैं ना, उसका टर्म प्लान होना चाहिए और घर के हर एक बंदे का मेडिक्लेम होना चाहिए। ये 2 चीज़ मुझे लगता है कि फाइनेंस में समझ लेनी चाहिए, इमरजेंसी में ये काम आएगा। एक तो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते, पैसे कमाते हैं, खर्चते हैं, जो बचता है इन्वेस्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ हमेशा कि जो कमाते हो पहले इन्वेस्ट कर दो, फिर जो बचा उसको खर्चो। तो इससे आपका कैपिटल बनता जाएगा, पैसा बनता जाएगा, तो लॉन्ग टर्म आपके पास अच्छा पैसा होगा। और जो 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 इमरजेंसी मैनेजमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए। What do you think are similarities while navigating financial market and life? देखो एक चीज़ क्लियर है कि बंदा एक ही है तो दोनों जगह वो एक ही है। ये हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ पे बहुत पेशेंस से काम करता हूँ और घर में एकदम तूफान करता हूँ, और या यहाँ बहुत तूफान करता हूँ और घर में पेशेंस, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि फंडामेंटल जो मेरा नेचर है ना, वो सीधा बाहर आ जाएगा, वो कहीं पे भी आ जाएगा। तो मैं जब घर का मैनेज करता हूँ तभी मैं यही रास्ता इख्तियार करता हूँ जो मैं मेरे बिजनेस में करता हूँ। तो नॉर्मली ये होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो दोनों जगह पे अलग अलग होते हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर मेरे लिए देखो पेशेंस मेरी स्ट्रेंथ होती तो मैं बहुत सा डिसीजन इन्वेस्टमेंट में अच्छे से ले पाता, पर अगर वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है तो मुझे कुछ और सोचना चाहिए। मेरे लिए रिलेशनशिप मेरी स्ट्रेंथ है, लोगों को मिलना मेरी स्ट्रेंथ है, डेटा एनालाइज करना मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं उस पर काम करता हूँ। या कॉस्ट कैलकुलेशन मेरी स्ट्रेंथ है तो मैं उस पर काम करता हूँ। अभी मैं घर पे भी यही करूँगा, पर्सनल लाइफ में भी मेरा यही होगा कि मैं यहाँ करता हूँ वही घर पे करूँगा, फिर घर के मैं अलग से काम नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे तो हर एक को ये देखना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर आप अच्छे काम करो, और बाकी जो अपनी वीकनेस है उसके लिए आप लोगों को आप डेलीगेशन स्टार्ट करो। तो और ये घर पे यही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। ऐसी एक हैबिट या रूटीन जिसने कंट्रीब्यूट किया हो आपकी डेली लाइफ में, जिसने कंट्रीब्यूट किया हो आपके सक्सेस में? हाँ, एक हैबिट, देखो एक चीज़ है कि मैं पहले तो मैं थोड़ा नसीब वाला भी हूँ कि भाई मुझे ऐसा बिजनेस मिला जो मुझे पसंद था। बहुत कम लोगों को ऐसा होता है, हर एक को ऐसा होता नहीं। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि भाई अगर आपको संडे पसंद नहीं है तो आप दोस्त बदल दो, आपको मंडे पसंद नहीं है तो बिजनेस बदल दो, ये मैं हमेशा कहता हूँ। तो मेरे लिए लकीली ऐसा था कि मैं ऐसे काम में था कि जो मुझे पसंद था, तो मुझे कभी वहाँ पे थकावट नहीं आई। मुझे काम के लिए कुछ भी दौड़ना है तो मैं एनी टाइम, आज भी मैं 15 दिन ट्रैवल करता हूँ मंथली, तो मैं बहुत कंफर्टेबली कर सकता हूँ। भले एंड ऑफ द डे में थकता हूँ, पर उसके बावजूद नेक्स्ट डे मॉर्निंग खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये पसंद है, मेरे लिए ये पैशन है। तो मुझे लगता है कि ये शायद मुझे मेरी लाइफ में कि मैं कोई भी एज में, आज एट द एज ऑफ 59 मैं बहुत सी चीज़ नया सोच रहा हूँ, नई चीज़ प्लान कर रहा हूँ या नया करना चाहता हूँ। तो मुझे कभी ये नहीं आता है कि भाई अभी ये एज पे क्या करने का, या ये अपना टाइम ख़त्म हो गया, ऐसा मुझे थॉट कभी नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि ये मेरी वो रही होगी। उसके अलावा मैं एक रिलेशनशिप पे मैं बहुत ही फोकस हूँ। मुझे लगता ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे फील आ रहा है। तो लोगों को ये करना चाहिए। और हेल्थ एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो सभी को, क्योंकि हेल्थ से क्या होता है कि हम बहुत सा काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो ये 3-4 चीज़ मेरी रूटीन लाइफ में है, तो ये वजह से मैं चीज़ों को अच्छे से काम कर पा रहा हूँ या टाइम दे पा रहा हूँ या जो मुझे करना है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे बहुत ही पसंद है कि आपकी हॉबी होनी चाहिए और हॉबी पे काम होना चाहिए, क्योंकि हॉबी आपको क्रिटिकल टाइम में बहुत सपोर्ट करती है। जब टाइम बुरा होता है, जैसे म्यूज़िक इज़ माई हॉबी, ट्रैवलिंग इज़ माई हॉबी, ड्राइविंग इज़ माई हॉबी,
तो मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है ड्राइविंग, ट्रैवलिंग और म्यूज़िक मैं तीनों साथ में करता हूँ। हाँ, तो इससे बहुत मतलब बहुत मुझे जब भी वीक टाइम आता है, जब ये डल टाइम आता है, तब ये चीज़ें काम आती हैं। मैं एक चीज़ हमेशा करता हूँ कि मैं यंग लोगों को रेगुलरली मिलता हूँ। उससे मुझे बहुत मतलब मुझे दिखता है कि आज यज्ञ इतने मतलब इतना एंथुसियाज़म से कैसे काम कर पाता है, क्योंकि एज बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपको पूरा वर्ल्ड देखना बाकी है, तो आप इतने मतलब एक्साइटेड हो, बस मुझे ये एक्साइटमेंट चाहिए। तो इसलिए मैं ऑलवेज़ मैं ये काम रूटीन लाइफ में करता हूँ कि मैं नए लोगों को, यंग लोगों को रेगुलरली मिलता हूँ। आई थिंक ये मुझे भी बहुत बेस्ट चीज़ जो लगती है कि जब कोई यंग और कोई सीनियर मिलते हैं या तो यंग को सीनियर का विजडम मिलता है और सीनियर को यंग की एनर्जी। एग्जैक्टली आज जैनम ग्रो हुआ है ना, इसमें ये बहुत बड़ा पार्ट है। आज मेरे दो बेटे हैं, दिशांत और जैनम, दोनों यंग हैं, दोनों अच्छे से काम करें, दोनों तकरीबन दिशांत 10 साल से और जैनम 5 साल से 6 साल से जुड़ा है। और बहुत आज हमारा जो जैनम ने 5 साल में ग्रोथ किया है ना, इसमें सबसे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन है ना, तो हमारा कॉम्बिनेशन है कि मेरा एक्सपीरियंस और उनका ब्लड, मतलब उनका नई चीज़ों करने का वो कॉम्बिनेशन से। इवन हमारी टीम में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो 15-20 साल से, और बहुत लोग ऐसे हैं जो 2 साल से। तो ये कॉम्बिनेशन ने ही हमको जिताया है। तो मुझे लगता है ये लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज की डेट में एज अ पेरेंट्स सबसे पहले तो मुझे खुश होना चाहिए कि मेरे बेटे मुझसे जुड़े हैं, क्योंकि ये सब जगह अवेलेबल नहीं है। बहुत से पेरेंट्स, बहुत से फादर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा बिजनेस में आए, पर कोई भी वजह से वो नहीं आते, क्योंकि आज नए जनरेशन से काम करने की जो मज़ा है ना, वो बहुत अलग है। नो डाउट कि ऐसा नहीं है कि खाली मज़ा ही है, चैलेंज भी है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, पर सेम टाइम अगर हम पूरा हम पैकेज देखें ना, तो मज़ा ही है, इसमें दो राय नहीं। तो अब जो बात कर रहे हैं एज द लास्ट क्वेश्चन एज वेल, आपकी क्या एडवाइसेस है टू द यूथ, द अपकमिंग जनरेशन, पीपल लाइक मी? देखो ये एडवाइस वर्ड सही नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि एक चीज़ बहुत क्लियर है, आपकी एज पे मैं कितना होशियार था मुझे पता है, तो आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो कंपेयर टू अस, तो ये एडवाइस की जगह नहीं है। पर सेम टाइम मैं एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ जो मुझे लगता है कि वो बेटर होगा, क्योंकि हमने लाइफ देखी है, हमने दुनिया देखी है, और हमको लगता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हर एक को काम आ सकती है। तो इसमें दो चार चीज़ ऐसी है कि जो मुझे लगता है कि हर एक यूथ को या हर एक बंदे को उसको एडप्ट करना चाहिए। वो एक है कि भाई लाइफ में आप आपकी लाइफ से पहले 3-4 सेंटेंस ढूंढ लो जो आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि आप आज की डेट में समझो आपकी 22 की एज है, तो 22 की एज में या 15-18 की एज में आपकी जो लाइफ चली है ना, वो 3-4 सेंटेंसेस पे ही चली होगी। तो वो कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने मेरे शेयर किए ऐसे आपके होंगे या दुनिया के होंगे, और मुझे लगता है उसके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, उसको आप मैक्सिमम फोकस करो, क्योंकि वीकनेस पे देखो काम करने से रिजल्ट आएगा, पर स्ट्रेंथ पे काम करने से मल्टीफोल्ड रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप रिस्क को तो आप कहीं आप डेलीगेट भी कर पाओगे कि ये काम समझो मेरे लिए एकदम शांति से 5 घंटा बैठ के रिसर्च करना या टाइम देना, वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। तो मैं कभी भी इसमें काम करने जाऊंगा मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर मैं ऐसे लोगों को हायर कर सकता हूँ जो उसके लिए स्ट्रेंथ है। तो मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मैं उस पर मैक्सिमम काम करूँ, मुझे लगता है कि बहुत फास्ट रिजल्ट आएगा या शार्प रिजल्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करो। वीकनेस है ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो और उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर काम डेलीगेट करो। तो मुझे लगता है ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि जो सर्टन स्ट्रेंथ जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो दुनिया में नहीं है। हाँ, सेम टाइम ये भी है कि आप अकेले नहीं हो जिसके पास इन्फॉर्मेशन है, आप जैसे बहुत लोग हैं जिसके पास इन्फॉर्मेशन है। एक चीज़ मैं बहुत लाइफ में क्लियर हूँ, ऐसा कोई पीरियड नहीं होता, लोग ऐसे बहुत बार काम करते, 15 साल पहले मार्केट बहुत अच्छा था, तभी आराम से पैसा कमाया जा सकता था, अभी ऐसा नहीं है। ये बात मैं जरा भी अलाइन नहीं हूँ। 20 साल पहले भी यही बात थी कि बॉस 15 साल पहले जो पैसा मिलता था ना, अभी नहीं मिल रहा है, और आज भी यही बात है कि हमारे ज़माने में कंपटीशन नहीं थी, अभी है।
ऐसा वो भी देखो, लोग बोलते हैं कि भाई हमारे ज़माने में गोल्ड का प्राइस ये है। गोल्ड का प्राइस आज भी सही है, 15 साल पहले भी सही था, वो टाइम के हिसाब से वैल्यू है। तो वो कभी भी वो डिस्कशन ही बेकार है कि हमारे यहाँ टाइम सैलरी यह थी या ये खर्चा था, वो बेकार है। वो आज भी वही 15 साल पहले हम यही बोलने वाले कि भैया हम 300 रुपये में मूवी देखने जाते थे, जो आज से 20 साल पहले हम बोलते हम 40 रुपये में जाते थे। वो सेम स्टोरी है, कोई फ़र्क नहीं है। आप खाली वो देख लो कि भाई इसमें से क्या हम कर सकते हैं, या आज भी डिसीज़न लेना पड़ेगा, आज भी पेन लेना पड़ेगा। आज यंग बच्चा है, पढ़ाई में पास हुआ, क्लियर हुआ, उसको 18 लाख का पैकेज मिल गया, वो बंदा बैठ गया, बहुत मज़ा आता है, बहुत एक्साइटेड है, मतलब मल्टी नेशनल कंपनी है, ग्रुप भी बन जाएगा, कल गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी, आप तीन बेडरूम का जगह भी ले लोगे, EMI पे आ जाओगे, उसके बाद आप लाइफ में ये जॉब छोड़ नहीं सकते हो। इससे बेटर है कि आपको ये डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि मैं यूथ को हमेशा ये बात करूँगा कि लाइफ में एक बार एंटरप्रेन्योर बनने का भी एडवांटेज लीजिए। उसकी दुनिया अलग है, उसका चार्म अलग है, उसकी वो जो आपको दौड़ाएगा ना, वो लाइफ में कोई नहीं दौड़ाएगा। तो थैंक यू सो मच। एंड लास्ट लाइन तो बहुत किक करती है फॉर समवन लाइक मी जिसको भी एंटरप्रेन्योरशिप में आगे परस्यू करना है। आई एम श्योर सब लोग बहुत कुछ आपकी जर्नी से सीख के ले आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।